तो एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए कि आप ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करें। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में कवर किए थे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वैसे ही इस वीडियो में भी हम कवर करने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए गए हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो सके और आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। तो जी प्लस क्लास के इस सेशन में आपके लिए है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, देखते हैं ये क्या कह रहा है। यहां पर पढ़िए क्या लिखा है, 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 ज्वाइंड इन पैरेलल। आल्सो मेंशन हाउ यू विल कनेक्ट द एमीटर एंड द वोल्टमीटर इन द सर्किट व्हेन मेजरिंग द करंट in the circuit and the potential difference across one of the 3 registers of the combination। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप आराम से यहां पर बता सकते हैं कि जब भी 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए जाएंगे तो आपको सर्किट डायग्राम बनाना होगा उसका, ठीक है। तो 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट करना है, इजी है। आप 3 रेजिस्टेंसेस बनाइए और पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए। अब यहां पर बोल रहा है इसका वैल्यू दिया हुआ है R1, R2, R3, ठीक है। अगर यही निकालना होता कि इसका कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस कैसे होता तो पैरेलल में आपको फॉर्मूला ही पता होगा, 1/R पैरेलल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर इससे ज्यादा होते तो सो ऑन कंटिन्यू आप चलते जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस जब पैरेलल में निकालना होता है तब हम वहां पर निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या बोल रहा है आप कि अगर इसी में करंट मेजर करना होता कि कितना ये ले रहा है तो इस सर्किट को कंप्लीट करंट देने के लिए आपको एक बैटरी सोर्स चाहिए, ठीक है। एक बैटरी सोर्स है आपके पास। यहां पर अगर बैटरी सोर्स है तो ये कुछ बैटरी होगा कुछ वोल्ट का और यहां से करंट जा रहा होगा। इस करंट को नापने के लिए एमीटर लगाते हैं, ठीक है। आपने पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो वहां पर भी ऐसा क्वेश्चन था जहां पर थ्योरी वाइज पूछा गया था कि हाउ वी कैन कनेक्ट वोल्ट मीटर एंड एमीटर इन द सर्किट। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। यहां पर अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें एमीटर को तो यहां पर एमीटर हमारा कनेक्ट हो जाएगा और वो हमको करंट रीडिंग दे रहा होगा। और वोल्टेज नापना है किसी भी रजिस्टर के थ्रू तो यहां पर हम वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। तो ये हमारा वोल्टेज मेजर कर रहा होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक बैटरी है और ये स्विच है और एक लैंप है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए इन दोनों पॉइंट से प्लस और माइनस में कनेक्ट किया गया है। एक बल्ब है जिसका प्लस और माइनस कनेक्टेड है वोल्ट मीटर से, तो इसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। और यहां पर ये जो एमीटर है जो कि करंट नाप रहा है, तो यहां का एक जो वायर है वो बैटरी के इस एंड पे है और जो पॉजिटिव वायर है वो बल्ब के इस एंड पे है। तो ये देख रहे हैं ये क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन हो गया। तो एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। यही आपको डायग्राम के साथ मेंशन करना है। तो डायग्राम वाइज बनाने के लिए आप सिंपली आराम से ही वही सर्किट को मैं यहां पे भी फिर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए कि एग्जाम में एग्जैक्टली आपको क्या करना होगा। 3 रेजिस्टेंसेस है और इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है, कर दिए। उसके बाद R1, R2, R3, ठीक है। और यहां पर वोल्ट मीटर लगा दिया जो कि पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए। तो देखिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पैरेलली कनेक्ट हो गया हमारा वोल्ट मीटर। अब यहां पर एमीटर आना चाहिए कहां पर, सीरीज में। तो एमीटर को ए से मेंशन करते हैं तो ये करंट नापता है और सीरीज में लगाया जाता है। और ये हो गई हमारी बैटरी या सेल, कुछ भी आप लगाइए, ठीक है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन कर दीजिए और ये सम वोल्टेज का होगा। तो यही आपको एग्जैक्टली एग्जाम में ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करना है। वहां पे कुछ चीजें आपको मेंशन करनी है कि वी कनेक्ट द वोल्ट मीटर इन द पैरेलल टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ओके, और एमीटर टू मेजर द करंट इन द सर्किट। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, देखते हैं वो क्या कह रहा है। सो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ohm so that the equivalent resistance of the combination is 13.5 and 6। तो आपको 3 रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं। तो जो वैल्यू पूछी जा रही है उससे पहले हम समझते हैं कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस को और कैसे कैसे कनेक्ट किया जा सकता है और उन पर क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो जैसा कि हमको 3 रेजिस्टेंसेस थे तो उनको आप सीधा सीरीज में भी तो कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सबकी वैल्यूज क्या थी, 9 ohm थी।
तो 9 ओम 9 ओम 9 ओम, तो 9 ओम ईच। तो क्या रहने वाला है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? सीरीज में है, नॉर्मली ऐड कर देते हैं, तो 9 3 27, तो इसका 27 ओम हो जाएगा। बट हमको पूछ क्या रहा है, ये उसके बराबर नहीं है। तो अब देखते हैं पैरेलल में क्या होने वाला है। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जब आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं सेम वैल्यू का रहता है, तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में मैंने कराया हुआ है, आई बटन पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। वहां पे ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर भी सारे ही 9 ओम के हैं। ओके, तो 9 ओम का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक से मैं बता रहा हूं आपको कि डायरेक्ट आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 ओम का हो गया। तो ये भी 3 ओम का हो गया, बट ये भी हमको एग्जाम में पूछा नहीं है। तो अब आप और कुछ तरीका निकाल सकते हैं क्या कि किस तरह से इसको कनेक्ट किया जाए। तो यहां पर देखिए एक और तरीका बन सकता है जहां पर आप एक सीरीज में कनेक्ट करें विथ 2 इन पैरेलल। ठीक है, यह भी एक तरीका हो सकता है कि नहीं, ये एक तरीका बन गया आपका। और एक और तरीका बन सकता है क्या कि एक आपका पैरेलल में हो विथ 2 इन सीरीज। तो ये एक और तरीका हो गया आपका। तो ये जो दो तरीके हैं, देखते हैं इनसे क्या वैल्यू आ रही है। तो ये भी 9 ओम है, ये भी 9 ओम है, सब 9 ओम के ही हैं। तो यहां पर पहले आप कौन सा सॉल्व करेंगे, पैरेलल वाला। पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे ही सॉल्व होगा तो 9 और 9 पैरेलल में है, तो 9/2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4.5। ओके, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आप अगर ट्रिक देखना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जरूर से जरूर देखिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये हो गया 4.5, तो ये आपका सीरीज में आ गया होगा कि नहीं इसके साथ। तो 9 ओम प्लस 4.5 ओम कितना हो गया आपका, एग्जैक्टली 13.5। जो हमारा पहला केस था वो हमारा आंसर आ गया। 13.5 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा कब, जब आप इस तरह से कनेक्ट करेंगे जहां पर दो पैरेलल है विथ सीरीज। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या आता है, यह भी 9 ओम है, ये भी 9 ओम है एंड ये भी 9 ओम है। ठीक, यहां पर देखिए ये दोनों सीरीज में है, तो पहले हम सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं। तो सीरीज में आपको सिंपली ऐड करना है, ऐड करने से क्या हो जाएगा, 9 2 18, 18 ओम पैरेलल विथ 9 ओम। ठीक है, तो आपको अभी मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस है, तो एक है 18 का, तो 1/18 प्लस 1/9। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पे 18 1 प्लस 2, 3/18, 6 3 18 एंड 1/6। बट आरपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल में लिखना पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका 6 ओम। तो एग्जैक्टली जो सेकंड ऑप्शन था हमारा, सेकंड क्वेश्चन था हमारा, वो बोल रहा था कि 6 ओम का आपको लाना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए यहां पर आ गया हमारा 13.5 और यहां पर आ गया 6 ओम। तो वी हैव टू कनेक्ट लाइक दिस एंड लाइक दिस टू गेट द आंसर, जैसा कि आपको क्वेश्चन में कहा गया। तो आपको जैसे जैसे कनेक्ट करना है सारा ही आना चाहिए, इसलिए मैंने ये दोनों भी टाइप आपको बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सिर्फ ये दोनों नहीं होते टाइप, ऐसा भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी चलता है। सिर्फ सीरीज और पैरेलल से काम नहीं चलता है, सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं ये क्या कह रहा है। 2 रजिस्टर्स विद द रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम respectively are to be connected to a battery of EMF 6 volt. So to obtain, तो यहां पर देख रहे हैं आप 5 ओम का रजिस्टर है और एक 10 ओम का रजिस्टर है। अगर इसको 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया जाए, कैसे कनेक्ट किया जाए ताकि आपका एक बार हो मिनिमम करंट, ठीक है, और दूसरी बार हो मैक्सिमम करंट। ठीक है, यहां पे दो दो केसेस हैं, दोनों को आपको समझना पड़ेगा। एक में ऐसा कनेक्शन करना है आपको इन दोनों रेजिस्टेंस का ताकि मिनिमम से मिनिमम करंट फ्लो हो, और दूसरे में ऐसे कनेक्ट करना है कि मैक्सिमम करंट फ्लो हो। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर अगर आप एक किसी रास्ते से जा रहे हैं कहीं, ठीक है, और वहां पर आपको जाने के लिए दो दो रास्ते उपलब्ध हो, ठीक है, एक ही जगह पे पहुंचने के लिए दो दो रास्ते अगर उपलब्ध हो तो आपको इजी होगी जाने में। अगर एक जाम पड़ गया तो दूसरे से जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं एक के बाद एक दूसरा रास्ता आपको पकड़ना पड़े, जहां पर पहला भी थोड़ा बहुत
वहां पर जाम लगा रह सकता है और दूसरे में भी थोड़ा बहुत जाम लगा रह सकता है। तो इस केस में क्या होगा, आपके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। तो सीरीज में इसी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है कम हो जाता है। तो पैरेलली जब हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये देखेंगे हम कैसे हो रहा है। और जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे ना तो मिनिमम करंट फ्लो हो पाएगा, क्योंकि मुसीबत बढ़ जाएगी। तो ये चीज आप लिख लीजिए कि ऐसा जब आपको चाहिए, कब मिनिमम करंट फ्लो हो तो आपको कनेक्ट करना होगा सीरीज में, और यही आपको पैरेलल में कनेक्ट करने पे क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम करंट। ये पता चल गया आपको कि आपको कैसे कैसे कनेक्ट करना है इन दोनों कंडीशंस के लिए। एक और क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पर, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल करंट इन द सर्किट इन द टू केसेस। तो ये तो हम ऑलरेडी डिफाइन करेंगे ही, तभी तो पता चलेगा कि मिनिमम हो रहा है कि नहीं। तो हमको इन दोनों केसेस में करंट भी बताना है। तो इन दोनों केसेस का डायग्राम देख लेते हैं कैसा है। तो हमारा जो पहला केस है, यहां पर देखिए दो रेजिस्टेंसेस है, ठीक है, एक 5 का और एक 10 ओम का, और ये दोनों ही कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। और ये हमारी बैटरी जो कि 6 वोल्ट सप्लाई कर रही है, और एक स्विच जो मैंने लगा रखा है यहां पर कि आप सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, अगर आप सच में एक रजिस्टर और एक बैटरी और एक स्विच लेंगे तो आप जब सर्किट को बनाएंगे, वायर लगाएंगे, तो आपका कुछ ऐसा ही दिखेगा। लेकिन सर्किट में जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो रजिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और यहां पर भी उसी तरह इस रजिस्टर को भी जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। स्विच को या तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, या तो की के रूप में भी, ब्रैकेट में एक सिंगल डॉट के रूप में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और बैटरी के लिए आपको पता ही होगा, बैटरी के लिए आप पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा बनाते हैं। तो जानबूझ के मैंने ये ड्रॉ करने की जगह ये ड्रॉ किया है ताकि आपको एक्चुअल में फील आए क्वेश्चन का कि हो क्या रहा होता है। ठीक है, तो अब यहां पर देख लीजिए रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। ठीक, अब यहां पर 5 ओम है, यहां पर 10 ओम है। तब आप इसको ऐड करिएगा, क्यों, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या निकल जाएगा, आर सीरीज का क्या होता है, R1 प्लस R2, तो यानी 5 प्लस 10 दैट विल बी 15 ओम। ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस यहां पर इतना आ गया। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो हमारा बैटरी यहां से करंट देना शुरू कर देगा। तो करंट नापने के लिए आप यहां पर एक एमीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको करंट बता रहा हो। करंट सीरीज में कनेक्ट करते हैं एमीटर, ठीक है, तो यहां पर एमीटर कनेक्ट करके करंट नाप सकते हैं। तो करंट कितना आ रहा होगा, तो I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R। ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, इससे भी न्यूमेरिकल जितने भी होते हैं, मैंने आई बटन पे आप क्लिक करके ओम्स लॉ न्यूमेरिकल को जरूर देखें। वहां पे इस टाइप के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, ताकि आपका सारा इस चीज से रिलेटेड क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए V बाई R हो गया। वोल्टेज हमारा कितना हो गया, ये हमारा बैटरी जो दे रहा है कितना दे रहा है, 6 वोल्ट दे रहा है। और रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ ये कनेक्ट नहीं है, सिर्फ ये नहीं है, बल्कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन हमने निकाला 15 ओम, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 15, 3 2 जा 6 एंड 5 3 जा 15। तो 2/5 आप लिखिए, या फिर इसको और भी पॉइंट में लिख सकते हैं 0.4 एम्पियर। तो इस केस में आपका करंट कितना निकला, 0.4 एम्पियर निकला। तो देखिए, देखते हैं अगर पैरेलल कनेक्ट किया जाए तो क्या इससे ज्यादा निकलता है, देखते हैं चेक करके वैसा होता है कि नहीं। तो यहां पर ये कनेक्शन पैरेलल में कर दिया गया है। पैरेलल में भी यहां पर देखिए 5 ओम है, 10 ओम है। तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल की तरह से सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, आर पैरेलल निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 जो कि है 5 प्लस 1/R2 जो कि है 10। इसका भी शॉर्टकट मैंने आपको बता रखा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए इसके ऐड से। तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 50, ऐड करने पे आ जाएगा आपका 15। तो आप यहां पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो एलसीएम लेके भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आ जाएगा। तो ये आपका इतना ओम आ गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, बट अभी हमको कैलकुलेट और करना है, तो हम करंट निकालने पे आते हैं। तो I इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा, V बाई R। तो वोल्टेज हमारा कितना है, अगेन ये बैटरी जो प्रोवाइड कर रही है 6 वोल्ट दे रही है। और ये करंट कैसे नाप रहे होंगे आप, तो करंट नापने के लिए आपको यहां पर पहले कट करना पड़ेगा, इस वायर को कट करना पड़ेगा, और कट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पर एक एमीटर लगाना पड़ेगा, उसी को सीरीज में लगाना कहते हैं।
तो सीरीज में लगाने के लिए आपको इस वायर को कट कीजिए और फिर यहां पर कनेक्ट कर दीजिए एमीटर को, तो आपका करंट मेजर हो जाएगा। ठीक, वोल्ट मीटर लगाने वक्त आपको सिर्फ यहां पर टच करना पड़ता है और यहां पर टच करना पड़ता है, तो दोनों वायर के बीच में लगाना पड़ता है, इसलिए पैरेलल होता है वो। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। यहां पर जो करंट आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, तो हमारा V बाई आर आ रहा होगा। तो R हमारा क्या निकला है, 50/15। तो ये आप कैलकुलेट कीजिएगा, तब आपका क्या आ जाएगा, यहां पर 6 इंटू यहां पर ये हो जाएगा आपका 15/50, और ये 5 3 जा 15, 5 10 जा, एंड यहां पर आपको 6/10 हो गया, 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1.8 एम्पियर। तो यहां पर देख पा रहे हैं आप, पिछले केस में हमारा इससे कम आया था और इस केस में हमारा ज्यादा आया है। इस केस में आया हमारा 1.8 एम्पियर और पिछले केस में हमारा क्या आया था, 0.4 एम्पियर। तो आप पता चल गया आपको, पैरेलल में देख रहे हैं कि आपको ज्यादा करंट मिल रहा है और सीरीज में आपको कम करंट देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं ये क्या कह रहा है। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 रेजिस्टर्स ऑफ 12 ohm each are joined parallel to 6 volt battery, find the current drawn from the battery। अगेन सेम क्वेश्चन है, आप इसको इजीली बना सकते हैं। देख लेते हैं इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा। तो यहां पर देखिए दो रेजिस्टेंस है 12 ओम का, 12 ओम का पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। अगेन 6 वोल्ट का ये बैटरी है और आपको लिए यहां पे स्विच ताकि ऑन ऑफ कर सके। ठीक है, इसका डायग्राम एक्चुअली में सर्किट डायग्राम कैसे बनाना होगा वो चेक कर लेते हैं। आपको क्या बनाना होगा, एक 12 ओम का रेजिस्टेंस बनाना होगा, एक और 12 ओम का रेजिस्टेंस बनाना होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको यहां पर 6 वोल्ट की बैटरी बनानी पड़ेगी कुछ इस तरह से। आप स्विच चाहे तो बना सकते हैं यहां पर, और जैसे ही स्विच ऑन करिएगा तो क्या होगा, करंट पास होना शुरू हो जाएगा। करंट पास होना शुरू होगा तो ये भी 12 ओम का है, ये भी 12 ओम का है, तो इन दोनों से जाएगा और यहां पर आप लगाना पड़ेगा आपको क्या, एमीटर। एमीटर यहां पर लगाने के लिए आप सीरीज में कनेक्ट कर दीजिएगा एमीटर को, जो कि टोटल करंट यहां पर बता रहा होगा। तो वो कैसे निकाल रहे होंगे आप, अगेन पहले आपको यहां पे कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा। तो 1/R पैरेलल में है, इसलिए 1/12 प्लस 1/12, तो इसका अगेन 12/2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 6 ओम। ठीक, अब देखिए यहां पर बैटरी जो है वो लगी हुई है 6 वोल्ट की, तो I इक्वल टू V/R कीजिएगा, और यहां पर वोल्टेज है 6 और रेजिस्टेंस भी आया है 6, तो ये दोनों कैंसल आउट होके 1 एम्पियर का करंट मेजर कर रहा होगा ये अपना एमीटर। तो यहां पर इजी क्वेश्चन था, इजीली बना सकते हैं आप। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या कह रहा है। A piece of wire of resistance 20 ohm, एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। ठीक है, is drawn out so that its length is increased to twice its original length. Calculate the resistance of the wire in the new situation. तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है रजिस्टिविटी में मैंने अच्छे से करवा रखा है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर आई बटन पे क्लिक करके देखें, वहां पे रजिस्टिविटी से जितने भी क्वेश्चन है ना सारे सॉल्व करके मैंने बताए हुए हैं। तो वो क्वेश्चन यहां पर भी एग्जाम में आया हुआ है आपका 3 मार्क्स का 2009 में। ठीक है, यहां पर बता रहा है आपको जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम का है और इस वायर को स्ट्रेच किया गया है। वायर को क्या किया है, खींचा गया है। खींचने पे क्या होता है आप नोटिस कर रहे होंगे, जब भी आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे होंगे ना तो आप देख पा रहे हो कि उसका जो मोटाई है यानी थिकनेस है वो कम होता चला गया होगा। जैसे जैसे रबर बैंड स्ट्रेच हो रहा होगा थिकनेस कम होता चला जाता है। ठीक है, और लेंथ इंक्रीज होता चला जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है। इसी रीजन से यहां पर क्या हुआ होगा, जो रेजिस्टेंस है अपना जब इसको खींचा गया होगा, पहले तो लेंथ क्या होगा इसका L मान लेते हैं। ठीक है, लेंथ L मान लेते हैं। जैसे ही इसको खींचा गया होगा इसका लेंथ क्या हो गया होगा, 2L हो गया होगा, क्योंकि यहां बोला गया है कि जो लेंथ है हमारा ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, जैसे आप ट्वाइस किसी चीज को खींच दीजिएगा ना तो उसका एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है ना वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब अगर पहले एरिया जो था अगर वो A है तो अब क्या हो गया होगा, A/2 हो गया होगा। लेंथ ट्वाइस हो गया, एरिया हाफ हो जाता है। ठीक है, लेंथ थ्राइस हो गया, एरिया A/3 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब हमारा R जो है इस केस में R न्यू हो जाएगा, वो हमको निकालना है। ठीक है, तो आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है रो L/A। ठीक, यही फॉर्मूला से आपको लगाना है। तो यहां पे जो रो है यानी रेजिस्टिविटी,
रेजिस्टिविटी यानी मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो क्या आपको खींचने पे मटेरियल चेंज हो जाएगा? क्या खींचने पे मटेरियल तो वही रहने वाला है। आप किसी भी वायर को खींचे, कॉपर का खींचेगा तो खींचने के बाद भी कॉपर का ही कहलाएगा। तो जो है वायर वही रहेगा, यानी गोल्ड का गोल्ड ही रहने वाला है, सिल्वर का सिल्वर ही रहने वाला है। तो इसलिए जब तक मटेरियल चेंज ना हो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है। और एक और चीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी यहां पर कांस्टेंट ही माना गया है, ठीक है। आइडियल सिचुएशन में टेम्परेचर कांस्टेंट ही माना जाता है, ठीक। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुई है। तो इस केस में भी जो आर न्यू का केस बनेगा उसमें भी हमारा रेजिस्टिविटी क्या रहने वाला है? उतना ही रहने वाला है। तो इसलिए रो से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और लेंथ क्या हो गया है? लेंथ हो गया है 2L एंड एरिया क्या हो गया है? A/2। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 आपका ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 रो L/A। जहां पर अगर आप 4 को बाहर निकाल लें तो आपका जो रो L/A है उसका वैल्यू तो आपको पहले ही पता है, कितना है? 20 ओम है। इसका मतलब आपका जो रेजिस्टेंस है आर न्यू है यहां पर 20 इंटू 4 हो चुका है। यहां पे पुट करेंगे ये वैल्यू को, तो ये वैल्यू जैसे यहां पुट करेंगे तो आपका क्या आ गया? 4 इंटू 20, ये आ गया आपका 80 ओम। यानी आपका रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है अगर 2 टाइम्स आपने स्ट्रेच किया है। तो इसका एक ट्रिक मैंने ऑलरेडी वैसे बता रखा है, तब भी यहां पर भी बता देता हूं, उस वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है। और देख लीजिए अगर ट्वाइस हो यानी 2 गुना हो तो जो चेंज आएगा वो आएगा 2 का स्क्वायर, यानी 4 टाइम्स का आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर थ्राइस हो तो 3 का स्क्वायर यानी 9 टाइम्स आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। तो जैसे ही जितना स्ट्रेच किया जा रहा है लेंथ में जितना चेंज देखने को मिला है, ट्वाइस अगर लेंथ में चेंजेस है तो आपको 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स का चेंज, जैसा कि यहां पर हुआ 4 टाइम्स का चेंज हो गया कि नहीं? 20 इंटू 4 हो गया हमारा, 80 ओम आ गया। वैसे अगर ये बोलता थ्राइस है तो यहां पे मैं टाइम्स लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए कितना टाइम्स स्ट्रेच किया गया। 3 टाइम्स स्ट्रेच किया गया, 3 का स्क्वायर यानी 9 टाइम्स आपको देखने को मिलता। तब यहां पे 9 इंटू 20 हो जाता, ठीक है। उतना ज्यादा हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता। तो रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली इंक्रीज ही होगा अगर आपने स्ट्रेच किया है वायर को, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, 2 लैंप्स, 1 रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट एंड अदर 60 वाट 220 वोल्ट। 2 बल्ब लिए गए हैं, एक का रेटिंग क्या है? एक 100 वाट का है और 220 वोल्ट का है। दूसरा है थोड़ा कम है, 60 वाट का है और यह भी क्या है? 220 वोल्ट का ही है, ठीक है। तब इसको जब कनेक्ट किया जाएगा पैरेलल कनेक्ट से क्या होता है कि जो ज्यादा वाट का रहता है वो ज्यादा लेता है और जो कम वाट का होता है वो कम लेता है। ऐसा आपको मैंने ऑलरेडी करके बहुत बार दिखाया, आज भी दिखा देता हूं। यहां पर देखिए 2 बल्ब लिया गया है, ये पैरेलल में कनेक्ट है इसलिए यहां पर एक बल्ब मिस भी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन यहां पर देखिए ये जो बल्ब है ये 0 वाट का हालांकि बोला जाता है बट ये 0 वाट का होता नहीं है, ये 15 वाट तक का है, ये 15 वाट का है और ये बड़ा 100 वाट का है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये बल्ब भी कम ब्राइटनेस दे रहा है इसके कंपैरिजन में। तो इसका मतलब पैरेलल में कनेक्ट करने पे जो कम वाटेज का बल्ब होता है ना वो कम हमको देता है, बट ज्यादा वाटेज का ज्यादा रोशनी दे रहा होता है। सीरीज में ऐसा अलग हो जाता है केस, वहां पर क्या होता है कि वहां पर कम वाटेज वाला बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस दे रहा होता है, ठीक है, सीरीज में। वो मैंने आपको दिखा रखा है, उस वीडियो में आप जरूर देख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर देखिए अब आपको क्या करना है, यहां पर लिखा है कि जो बल्ब है वो कनेक्ट कर दिया गया है 220 वोल्ट के सप्लाई से, जैसा कि अभी आपको मैंने करके दिखाया। तब आपको बताना है कि करंट ये कितना ड्रॉ कर रहा होगा, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे बनाना है। देखिए 2 बल्ब है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया था, तो बल्ब का कुछ इस तरह से आप सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो एक और बल्ब पैरेलल में कनेक्ट कर लिया हमने। एक 60 वाट का है, एक 100 वाट का है। अब यहां पर देखिए इन दोनों को कनेक्ट किया गया आपका 220 वोल्ट के सप्लाई से, तो 220 वोल्ट आप यहां पे देने वाले हैं। तो जितना वोल्टेज रेटिंग है वो बल्ब का भी उतना ही है, ये भी 220 वोल्ट के लिए रेटेड है, ये भी 220 वोल्ट के लिए रेटेड है। तो अब आपको करंट बताना है। करंट यहां पर एमीटर लगा के आप
नाप सकते हैं, एमीटर लगा के निकाल सकते हैं। तो पहले यहां पर देख लीजिए, आपको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई, और पावर के ऊपर भी न्यूमेरिकल लिए हुए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, आप आई बटन पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक है, पावर हो गया। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। तो अगर हम पहली बल्ब की बात करें तो इसका पावर कितना है? 60 वॉट है। ठीक है, वोल्टेज कितना रहा होगा? 220 ही तो रहा, और आई हमको नहीं मालूम, तो आई नहीं निकाल लीजिएगा आप यहां से। आई इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई 220 हो जाएगा, पावर डिवाइड बाय वोल्टेज। तो इसको कैंसिल कीजिए, तो यह आपका आ गया 3/11, इतना एम्पियर का करंट हो गया। अब दूसरा केस में जो ये हमारा पहला केस हो गया 60 वाट के साथ, और ये 100 वाट के साथ, तो 100 वाट का भी तो यही हो गया, 220 वोल्ट ही रहने वाला है, 220 वोल्ट रहने वाला है। और यहां पर क्या रहने वाला है? करंट हमारा। ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे? अगेन 100 डिवाइडेड बाई 220 कीजिएगा, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 5/11 एम्पियर आ जाएगा। तो इन दोनों केस में आपको करंट पता चल गया कितना रहने वाला है। ठीक है, बट टोटल करंट होगा ना, ये जो मेजर कर रहा होगा ये तो टोटल करंट मेजर कर रहा होगा, तो टोटल करंट कितना हो गया? इतना प्लस इतना। तो टोटल करंट जो हमारा एमीटर यहां पे मेजर कर रहा होगा वो होगा, टोटल करंट विल बी 3/11 प्लस 5/11, जो कि हो जाएगा 538/11 एम्पियर्स। तो इतना एम्पियर का करंट आपका ये दिखा रहा होगा। अगर आपने एमीटर यहां पर लगाया होता ना, ठीक है, यहां पर अगर सीरीज में 2 एमीटर यहां पर लगाए होते, तो ये वाला एमीटर क्या दे रहा होता? 60 वाट वाला जो बल्ब है वो कितना करंट ले रहा है? 60 वाला 3/11 वो ये शो कर रहा होता, और ये हमारा शो कर रहा होता सेकंड वाला 100 वाट वाला बल्ब। तो यहां पर देख पा रहे हैं टोटल करंट यहां से जा रहा होता, जो कि आ गया हमारा 8/11 एम्पियर, जो कि होता है 0.72 एम्पियर। अगर आपको पॉइंट में डेसिमल में लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप ये भी लिखेंगे तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रिकल लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम and a conductor of resistance 4 ohm are connected to 6 volt battery, then calculate the total resistance of the circuit, total current through the circuit, the potential difference across the lamp and the conductor, ठीक है, and power consumed by the lamp। इतनी ढेर सारी चीजें निकालनी है, इसलिए 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन 2019 में आपसे पूछा गया था। तो चलिए इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो यहां पर देखिए आपका एक लैंप है जो कि 20 ओम का है, और एक कंडक्टर है, जो कंडक्टर वायर होता है ना उसका भी थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस होता है। तो यहां पर आपको वो भी बता दिया गया कि 4 ओम का है, तो मैंने उसको एक रेजिस्टेंस से ही रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आप एग्जाम में जब ड्रॉ कीजिएगा तो इस तरह से इस जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? एक रजिस्टर है, एक्चुअली में रजिस्टर नहीं, वो कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, और एक लैंप जिसका रेजिस्टेंस तो 20 ओम है, उसको कनेक्ट किया गया है 6 वोल्ट बैटरी से। और जब आप ऐसा कीजिएगा तो कितना करंट ये सर्किट लेगा वो आपको यहां पर एमीटर कनेक्ट करने पर पता चल जाएगा, और कितना वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस, तो आपको यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा पैरेलल में, और कितना होगा इसके अक्रॉस तो यहां पर लगाना होगा वोल्ट मीटर। तो चलिए इसका सर्किट आप एग्जाम में कैसा ड्रॉ करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो फिगर आपका दिमाग में बन गया होगा, तो अब उसी को उतारना है। रेजिस्टेंस है जो कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम का। ठीक है, अब यहां पर एक लैंप है, वो भी तो एक रेजिस्टेंस ही है, तो इसको भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही ड्रॉ कर देता हूं। आप लैंप बना के भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद एक बैटरी है जो कि 6 वोल्ट की ही है, और यहां पर अगर हमको करंट नापना है तो एक एमीटर यहां पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमको वोल्टेज नापना है तो यहां पर वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि पैरेलल में होता है। इसके अक्रॉस नापने के लिए यहां पर एक पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिएगा वोल्ट मीटर, तो हमको सारा डेटा मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए पहला डेटा क्या पूछा था? टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस देखिए सीरीज में कनेक्शन है, तो सीरीज में कनेक्शन है 20 + 4 लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आप एक्चुअली फॉर्मूला के साथ लिखिएगा एग्जाम में कि R = R1 + RS = R1 + R2, तो इट विल बी 20 + 4 24 ओम। ठीक है, इजी है।
उसके बाद आपको यहां पर बोला कि टोटल करंट, तो I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इक्वल टू V बाई आर। तो वोल्टेज कितना है हमारा 6 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस जो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा निकला कितना निकला 24, तो 6 बाई 24, 6 4 जा 24, यानी 0.25 एम्पियर हमारा करंट हो गया। ठीक है, करंट भी निकालना इजी था। अब देख लीजिए, बोला वोल्टेज अक्रॉस द लैंप, अगर लैंप के अक्रॉस वोल्टेज बोला है, लैंप के अक्रॉस वोल्टेज अगर निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR। ठीक, तो वोल्टेज हमको यहां पर पता है कि आपको यहां पर कितना वोल्टेज होगा नहीं पता है, यहां पर कितना होगा नहीं पता है, लेकिन हमको करंट तो पता है, क्योंकि करंट जो यहां से जा रहा होगा वही यहां से भी जा रहा होगा, तो करंट सेम रहने वाला है, तो हमको करंट तो पता चल गया। और रेजिस्टेंस इसका दिया हुआ है 20 ओम, तो यहां पर करंट हमारा कितना निकला था 1/4 निकला था, और रेजिस्टेंस कितना था 20, तो 4 5 जा 20, तो 5 वोल्ट का यहां पर हमको मेजरमेंट आएगा, ये वोल्ट मीटर बता रहा होगा। और अगर आप यहां पर निकालेंगे किसके थ्रू, ये जो कंडक्टर है, जो वायर लिख देता हूं मैं यहां पे, तो वायर के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालिएगा, क्योंकि कंडक्टर ही एक वायर है, उसी के अक्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है, तो यहां पर जो वोल्टेज निकालिएगा वो कितना हो जाएगा, अगेन V इक्वल टू IR के फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। अगेन करंट तो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि यहां से भी जा रहा होगा, सीरीज कनेक्शन है, तो 1/4 इंटू आपका रेजिस्टेंस 4 है, तो 4/4 कैंसिल होकर आपका क्या आ गया 1 वोल्ट। तो आप एक और चीज याद रखिएगा, सीरीज में जो वोल्टेज होता है ना वो टोटली डिवाइड हो जाता है। यहां देखिए वोल्टेज डिवाइड हो चुका है, यहां पर 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, यहां पे आपने देखा 5 वोल्ट आ रहा है, और यहां पर 1 वोल्ट आ रहा है, इन दोनों को ऐड करिएगा तो 6 वोल्ट आ जाएगा, जो कि आपका सप्लाई वोल्टेज दे रहा था। तो यहां पर वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, इसी वजह से अगर आपका ये दोनों ऐड करने पे इतना नहीं हो तो आपने समझ जाना है कि कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है, तो उसको आप बाद में रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गया होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फोर्थ में पावर पूछ रहा है। फोर्थ में यहाँ पे बता देता हूं आपको, पावर इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, तो पावर ऑफ लैंप पूछ रहा है ना, तो लैंप ऑफ, ये जो लैंप है हमारा 20 ओम का रेजिस्टर है, यहां पर वोल्टेज कितना गया है 5, और करंट कितना गया है 1/4, तो आपको यहां पर पावर निकालना इजी नहीं हो गया, 5 वोल्ट हो गया, और क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई, तो आप निकाल सकते हैं, V हो गया, और I कितना जा रहा है 1/4, तो ये आप डिवाइड कर लीजिए, 5/4 जो आएगा वही हो जाएगा आपका इतना वाटेज में आएगा। पावर का यूनिट भी क्या आपको मेंशन यहां पर जरूर करना है, ये हो जाएगा आपका 1.25 वाटेज के बराबर, तो ये यहां पर इतना निकला। ठीक है, आपको पावर का फॉर्मूला बहुत सारा है, I²R भी है, ठीक है, V²/R भी है, आपको जिससे मन करे उससे निकालिए, आपका इतना ही निकलने वाला है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पावर का फॉर्मूला मुझको V²/R के निकालना है, ठीक है, तो मुझको वोल्टेज पता चल चुका है 5 है, तो 5 इंटू 5 करेंगे, और डिवाइड बाय क्या करेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारा 20 है, तो अगेन 25/20 हो गया, तो क्या आ गया अगेन आपका 5 जा 25, 5 हो जा 25/4, अगेन 1.25। I²R करके भी देख लीजिए, तब भी आपका ये आने वाला है। तो आपको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पावर के ऊपर सारे न्यूमेरिकल भी मैंने करा रखे हैं, आई बटन पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं, वहां पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करा रखे हैं आपको, तो इजी क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, वो क्या कह रहा है यहाँ पर, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट निकालना है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट में वो भी निकालना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस क्वेश्चन पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, तो वो आप जरूर देखें। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि ये जो रजिस्टर है यहाँ पर 4 ओम का है और ये 6 ओम का है। इसमें आपको मैंने बता रखा है पीछे से आपको स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट कीजिएगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों आप देख पाइएगा सीरीज में है, ठीक है, ये दोनों को आप देख पा रहे हो कि ये दोनों सीरीज में है। तो जैसे ही सीरीज में है इन दोनों का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो सीरीज में तो इजी हो जाता है आपका, सीधा ऐड कर दीजिए, 6 + 4 क्या हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं
क्योंकि आपको मैंने ये अच्छे से सॉल्व करा रखा है। तो यहां पर देखिए ये 6 + 4 10 ओम हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों को हटाकर एक 10 ओम का रजिस्टर यहां पर लगा दिया गया। तो जैसे ही इन दोनों को हटाकर एक 10 ओम का लगाया जाएगा तो वो और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से पैरेलल में हो जाएंगे। तो अब आपको ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है। तो 10 ओम और 10 ओम अब पैरेलल में हो चुके हैं। पैरेलल में होने पे क्या होता है, आपको पैरेलल में निकालने पे सेम रजिस्टर है तो 1/R करके भी कर लीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूं आपको, इसका भी ट्रिक बता रखा है मैंने कि 10 ओम कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2 हो गया, क्योंकि दो रजिस्टर है तो रास्ते दो हो गए और सेम वैल्यू है, ये भी 10 ये भी 10, तो इन दोनों का डिवाइड बाय 2 करने पे 5 ओम आ चुका है। इसका मतलब ये सारा अब हट के क्या बन गया, एक 5 ओम का बन चुका है। अब इस 5 ओम को देखिएगा ध्यान से, तो ये सीरीज में हो गया कि नहीं इसके साथ, किसके साथ, 7 ओम के साथ। तो अब देखिए इस सब को इसके साथ जब कंबाइन करेंगे तब हमारा क्या बन गया, 5 + 7 ओम। तो यहां पर आप 5 + 7 यानी आप लिख सकते हैं 12 ओम का रजिस्टर आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को आप बाय स्टेप रिड्यूस करके कर सकते हैं। यहां पर मैंने जल्दी जल्दी में बताया है क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं एग्जाम में, और इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब यहां पर हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल चुका है, तो RE लिख देता हूं मैं इसको ताकि समझ में आ जाए कि एक्चुअल रेजिस्टेंस हमारा इन सब को हटाने के बाद हम क्या क्या लगाना है, 12 ओम का लगाना है। ठीक है, अब इससे पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल करंट। ठीक है, करंट निकालने के लिए अब आप यहीं पे निकाल लीजिए, I = क्या होता है, V/R होता है कि नहीं। तो वोल्टेज कितना दे रहे हैं आप, 24 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है, 24 वोल्टेज है, रेजिस्टेंस कितना निकला आपका, 12 ओम, 24 2 एम्पियर हमारा करंट आ गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इस पे जरूर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तभी आप इतनी तेजी से बना पाइएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कर रहा है। ए स्टूडेंट बॉइल्स अ वाटर इन अ इलेक्ट्रिक केटल। ठीक है, और उसको 20 मिनट्स लग जाता है। एक इलेक्ट्रिकल केटल में वो बॉईल कर रहा होता है पानी को और 20 मिनट उसको लग जाता है। अगर वो चाहता है कि जल्दी हो जाए, पेशेंस नहीं है, जल्दी चाहता है 20 मिनट से पहले हो जाए, तो हीट ज्यादा जनरेट होगा तभी तो होगा। और हीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे जितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने करा रखे हैं, आई बटन पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी देखिए वही क्वेश्चन है, तो हीटिंग का फॉर्मूला आपको पता होगा, I² R × T, और हीट जो जनरेट होता है वो किस में निकलता है, जूल में निकलता है। तो ये भी आप यूनिट याद रखेंगे, जूल में होता है। अब देखिए यहां पर वो चाहता है कि ये टाइम रिड्यूस हो जाए, तो टाइम रिड्यूस हो जाए तो हीट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, हीट ज्यादा होना चाहिए कि नहीं, तो हीट ज्यादा होने के लिए वो क्या करेगा, वो जो हीटिंग एलिमेंट है या तो उसका रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, ऐसा ऑप्शन उसको दिया गया है। तो वो क्या करे, तो यहां पर उसका जो हीटिंग टाइम है वो कम हो जाए, यानी ज्यादा हीट जनरेट हो, तभी तो कम टाइम में आप ज्यादा गर्म कर पाएंगे। तो ऐसा ही वो चाहता है, तो अब इसकी मदद करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा जो पहले रेजिस्टेंस था वो कुछ था, कितना मान लेते हैं कि 100 ओम का है। ठीक, मान लेते हैं, ऐसे ही कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है ना उसका रेजिस्टेंस 100 ओम का है। अब हम चाहते हैं कि हीट कितना जनरेट हो रहा होगा उस समय जब नॉर्मली ना तो इंक्रीज किया ना तो डिक्रीज किया, तब कितना हो रहा होगा। देखिए I² R × T। ठीक है, यहां पर जो मिनट है इसको सेकंड में लेना पड़ेगा कि नहीं, जूल में निकालने के लिए। ठीक है, तो आप उसका भी ध्यान रखिएगा। तो और वोल्टेज जो है वो भी ले लेते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है इसको कनेक्ट किया गया होगा किसी 200 वोल्ट सप्लाई से। ठीक है, ये बस एज्यूम कर रहा हूं मैं ताकि आपको समझा सकूं कि क्या क्या चल रहा होगा यहां पे। ठीक, अब देखिए उस समय करंट कितना होगा, I = क्या हो जाएगा, V/R होता है। ठीक है, तो इस केस में I कितना निकल जाएगा वो देख लीजिए। V तो हमारा 200 हो गया, बाई R करेंगे, R हमारा कितना है 100, तो यानी ये 2 एम्पियर हो गया। ठीक है, इस केस में जो नॉर्मल केस है हमारा सोच रहे हैं हम, तो ये हो गया। तो 100 2 एम्पियर, तो 2 2 4 इंटू रेजिस्टेंस 100
इंटू 20 हमारा टाइम है और 60 से मल्टीप्लाई करने पे सेकंड में हो जाएगा। तब इसको पूरा कैलकुलेट कीजिए आप, क्या निकल जाएगा ये वो लिख लीजिए यहां पर। 2 2 जा 4 इंटू 100, 6 2 जा 12 एंड 1 2 3 4 4 zeros, ठीक है, और 12 4 जा 48 1000, इतना जूल आ गया। ठीक है, ये केस है हमारा कैसा, जब हम नॉर्मल था। अब हम क्या करें तो इससे ज्यादा हीट जनरेट हो, ज्यादा हीट जनरेट होगा तभी तो हमको जल्दी गर्म होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस एक दो केस लेते हैं हम, एक में रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, एक रेजिस्टेंस घटाएंगे। तो बताइए इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है? तो इंक्रीज करने पे, लेंथ इंक्रीज होने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और डिक्रीज करने पे रेजिस्टेंस घट जाता है। तो एक इंक्रीज का केस लेते हैं और एक डिक्रीज का। ठीक है, यहां पर दो केस लेते हैं, एक इंक्रीज का और एक डिक्रीज का। ठीक है, अब यह 100 ओम का है, ठीक है, 100 ओम है। इंक्रीज करने पे मान लीजिए 200 ओम का हो गया और डिक्रीज करने पे क्या हो गया, 10 ओम का हो गया। ठीक है, अब 50 भी ले सकते हैं। बस आपको समझा रहा हूं मैं कि कैसे देखते हैं कैलकुलेटर पे क्या आता है। इन दोनों केस में करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू वी बाई आर। वोल्टेज तो आपको सेम ही रखना है 200 वोल्ट, तो वी बाई आर कीजिएगा, क्या हो जाएगा 200 बाय 200। ये हो गया आपका 1 एम्पियर करंट यहां आ गया, और इस केस में कितना आ जाएगा 200 बाय 10, तो यहां पे 20 एम्पियर का करंट हो गया। ठीक है, अब इस केस में जब आप हीट निकालिएगा तो I स्क्वायर आर कीजिएगा और इंटू टी कीजिएगा। ठीक है, इसमें भी I स्क्वायर आर करिएगा इंटू टी कीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर I स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम। ठीक है, टाइम मान लीजिए इतना, टी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी वैल्यू रखिएगा क्योंकि टी यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है। तो I स्क्वायर यहां पर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर यहां पे देखिए 20 इंटू 20 इंटू रेजिस्टेंस हमारा यहां पे 10 है। ठीक है, और टाइम हमारा टी है। कैलकुलेट कीजिएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और 100 टी। ठीक है, टी का वैल्यू मल्टीप्लाई करके मैं ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूं, बस इसी से आपको कंपेयर करके दिखा लेना चाहता हूं। ठीक है, यहां पे कितना आ गया 200 टी, देख रहे हैं यहां पे ओनली 200 टी और यहां पे 4000 टी, समझ रहे हैं, इतना ज्यादा है यहां पर। किस केस में हुआ, जब रेजिस्टेंस डिक्रीज किए तब हमको हीट इंक्रीज मिला। तो ये चीज अब आपको कंक्लूजन में क्या मिला कि रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करते हैं, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाता है, करंट डिक्रीज हो जाता है। देख रहे हैं, करंट डिक्रीज हो जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा इसलिए हमारा हीट भी डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि हमारा मोस्ट इफेक्ट किसके वजह से पड़ता है, करंट की वजह से पड़ता है, ना कि रेजिस्टेंस के। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हीट में फॉर्मूला में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेजिस्टेंस आता है, बट रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन क्या है, इनवर्सली है। तो रेजिस्टेंस बढ़ा देने पे क्या होता है, करंट घट जाता है। बट यहां पर मोस्ट सिग्निफिकेंस वैल्यू कौन दे रहा होता है, करंट दे रहा होता है, क्योंकि करंट का तो स्क्वायर होना है ना। तो करंट अगर थोड़ा सा ही बढ़ेगा तो हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बट रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ेगा तो उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस बच्चे ने क्या करना था, डिक्रीज करना था। क्या करना था, डिक्रीज करेगा तभी उसका क्या होगा, टाइम बचेगा। 20 मिनट से पहले गर्म करना है उसको। तो जैसे ही डिक्रीज किया तो 10 ओम हो गया, करंट इंक्रीज हुआ, इसलिए हीट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया उसको। तो ये चीज आप होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है ये आपका लिया गया है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। यहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसके भी रिलेटेड टॉपिक पे करा रखे हैं, आप आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखें, वहां पे आपको और अच्छे से आइडिया मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन का। इट वुड कॉस्ट ए मैन 3.50 पैसा टू बाय 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी 1 किलोवाट आवर जो होता है 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट का कितना खर्चा पड़ रहा है, 1 यूनिट का खर्चा है 3.5 पैसा रुपया। ठीक है, 3 रुपया 50 पैसा इसका खर्चा पड़ रहा है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खरीदने पर। और उसके पास एक जनरेटर है। ठीक है, दिस जनरेटर हैज अ मैक्सिमम पावर 2 किलोवाट, 2 किलोवाट का पावर दे सकता है वो। ठीक है,
उसके पास जो जनरेटर है वो 2 किलोवाट का पावर दे सकता है। कितनी देर के लिए? 3 आवर के लिए। तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना हो गया? 2 3 जा और किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये देख लिए 6 kWh हो जाएगा। तो 6 किलोवाट आवर इसका जनरेटर है जो कि जनरेट करके दे रहा है। तो अब पूछ रहा है कैलकुलेट हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो इतना पावर खरीदने के लिए इसको कितना खर्चा लगेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस यहां पर ये निकालना था। उसके बाद एक को खरीदने में 3 रुपया 50 पैसा खर्चा आया, तो 6 को खरीदने में कितना आएगा? 6 3 जा 18 प्लस 6 3, ठीक है, 21 रुपीज। आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको आएगा आपका 21 रुपीज का खर्चा इसको आने वाला है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत सारा करा रखा है, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। ये तो थे कुछ प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का ये अगर आपको नहीं देखा है तो आप यहां पर देख सकते हैं, और पूरे टर्म 2 एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए आप ये प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं।